हेलो फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ एंड ये होप करती हूँ कि आप भी सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी बिजनेस लॉस की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, और उसके अलावा मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का ब्रीफ आइडिया दिया था कि उसका मतलब क्या होता है। मैंने उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट वाइज जो जो डेफिनेशन में जैसे जैसे यूज़ हो सकता है, डेफिनेशन क्या बोलती है, उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट जब करेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद ऑफ़र और प्रपोज़ल जो हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले अग्रीमेंट की डेफिनेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेंगे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था, जिसका जिस्ट जिस्ट ये थी कि ऑफ़र और प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बनता है, और जब उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। Otherwise, it cannot be called as a contract. Merely by acceptance of an offer, agreement cannot become a contract. It can only be called as a contract when there is a generation of enforceability by law. अगर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। मैं एक ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अग्रीमेंट में एंड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि अग्रीमेंट के लिए हम बोल सकते हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये पूछा जा सकता है हमारे उसमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में जो हमारा फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़, मैंने आपको इससे पहले भी इससे पहले जो भी फाउंडेशन लेवल का आइडिया दिया था तो वो सब आपके माइंड में क्लियर होगा। तो अब मैं ये बताती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जा सकें, या सब्जेक्टिवली भी जैसा मटीरियल होता है जो भी इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है और साइट के अकॉर्डिंग जो भी मैंने देखा था तो उसमें ये लिखा था कि जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे आपके वो पूरे पूरे सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला जो एक टॉपिक है, और दूसरा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो जाहिर सी बात है, अगर सब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल है, तो उसमें फिर ये डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। कहने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये है कि हम लोग उसको पॉइंट वाइज पॉन्डर करें और जॉट डाउन कर लें अपने माइंड्स में, तो वो हमें फिर इजीली ग्रास्प हो जाएगा और फिर बाद में वो हमारे टिप्स में रहेगा। ठीक है, अग्रीमेंट के लिए बोलते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना प्रॉमिस पढ़ते टाइम, उसी के रिस्पेक्ट में ये अग्रीमेंट की डेफिनेशन है। क्योंकि कोई भी डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कोट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म विच यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अग्रीमेंट से ही डिराइव होती है। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने ये चीज़ बहुत बार अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब अगर हम स्कोप की बात करें, क्योंकि हम डिफरेंसेस बेसिकली कोट कर रहे हैं दोनों के टर्म्स के बीच के,
तो हमें एक एक एस्पेक्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, स्कोप की बात करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये एक वाइडर टर्म है, इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट। लीगल तो समझ आ गया कि कोई लीगल किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट जो बन जाता है बाद में। लीगल अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने अपने ही फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक शॉप थी, वो मेरी एसेट है, मैंने उसे रेंट पे दे दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। उसके रिगार्ड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने रेंट अग्रीमेंट बनाया। लेसर और लेसी के बीच में जो रेंट अग्रीमेंट हुआ, दैट इज़ एन अग्रीमेंट, ठीक है। और वो जब दोनों के उसमें बाइंडिंग सिग्नेचर्स हो गए तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो लीगल अग्रीमेंट का मतलब ये हुआ। सोशल अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक अग्रीमेंट किया कि हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे और ऐसे ऐसे टाइम टेबल सेट करके पढ़ेंगे। तो वो मैंने एक अग्रीमेंट किया अपने फ्रेंड के साथ, बहुत ही सोशल मैटर है वो। कैफेटेरिया में बैठे बैठे मैंने वो अग्रीमेंट कर लिया, तो दैट इज़ अ सोशल अग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ यूज्ड इन नैरो सेंस, इट इज़ यूज्ड इन नैरो सेंस। क्यों नैरो सेंस? क्योंकि उसमें आपका सोशल अग्रीमेंट कवर नहीं होता है, ठीक है। विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल, है ना, लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट की इसमें कोई स्पेस नहीं है। थर्ड जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें ये लिख सकते हैं लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर कि इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। कोई भी अग्रीमेंट होगा वो लीगल ऑब्लिगेशन क्यों क्रिएट करेगा? अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। जब राइट्स ग्रांट करने लगेगा पार्टीज को, एक लीगल एक्शन, एक बाइंडिंग एक सिनेरियो जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम क्या लिखेंगे? नेसेसरली, माइंड द वर्ड नेसेसरली, नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन हमारा इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा ही होगा, ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फोर्थ पॉइंट हम नेचर पे डिस्कस कर सकते हैं। नेचर में हम ये लिखेंगे कि जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले वो ऑफर प्रपोजल बनेगा, एक्सेप्टेंस होगा, अग्रीमेंट बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट सोशल भी तो हो सकता है, अग्रीमेंट ये भी तो हो सकता है कि उसमें कोई लीगल ऑब्जेक्ट ही ना हो, कोई लॉ एलिमेंट ना दिखे, कोई सब्सटेंस, लॉ से रिलेटेड सब्सटेंस हमें ना नज़र आए। कोई भी चीज़ का अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रहा है, उसमें कोई भी एक नॉर्मल भली रिटर्न ना हो, ओरल अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, ओरल ही डिस्कशन हुआ, उस पर एक दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली अग्री कर दिया उस डिस्कशन पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा ना जब उसमें लीगल ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं ना, वो हमेशा अग्रीमेंट होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज अग्रीमेंट्स, माइंड दिस वर्ड। बट अग्रीमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी अ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी एन अग्रीमेंट, बट एन अग्रीमेंट विल नॉट ऑलवेज बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बात समझने वाली इसलिए ये है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिराइव वर्ड किससे हो रहा है, अग्रीमेंट से। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में अग्रीमेंट वर्ड यूज़ होता है, लेकिन अग्रीमेंट की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट यूज़ नहीं होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हम नॉर्मली जैसे देखते हैं उसमें अग्रीमेंट कई बार यूज़ होगा, नहीं हर बार यूज़ होगा, ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। और अग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही कॉन्ट्रैक्ट हो, कई बार सोशल चीज़ उसमें आ सकती है और सोशल ऑब्लिगेशन कवर हो सकता है, लेकिन अगर वो कवर हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं हम लोग जैसे पहले डिसाइड कर रहे थे कि ऑफ़र प्रपोज़ल पे बात करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले एक बारी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। एसेंशियल्स मतलब क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, फीचर्स मतलब एक तरह से उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने चाहिए जो ही उसको वो वैलिड बनाते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं जो हमें देखनी है, जिसके बिना हम ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड है। ठीक है, तो वो हम अभी उसको डिस्कस करेंगे जो हमारा सेक्शन 10 बोलता है। ठीक है, एज पर सेक्शन 10 ऑफ एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर हम ऑफ़र प्रपोज़ल वाले पार्ट पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम अभी कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली डिस्कस करने बैठ गए तो उसमें फिर टाइम टेकिंग है वो बहुत, उसमें फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाएंगे और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब चीज़ें कवर होने लगेंगी। तो ये हम बेसिक इसको एक ब्रीफ आइडिया समझते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हम ऑफ़र प्रपोज़ल पे आ जाएंगे और इसको हम डिटेल में तब समझेंगे जब हमारा ऑफ़र प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस वाला जो पार्ट है वो फिनिश ऑफ हो जाएगा, फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्यों होनी चाहिए, डेफिनेशन में यूज़ होता है अग्रीमेंट वर्ड। ठीक है, जो सेक्शन 10 बोल रहा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम एसेंशियल्स देखेंगे। सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एज सच। जैसे हम लोग ने ये डिफरेंसेस भी पढ़े, तो डिफरेंसेस में भी हमने ये चीज़ देखी कि उसमें लिखा हुआ था कि अग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अग्रीमेंट होता है। तो ये चीज़ है। बाकी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो सबको पता ही है, डेफिनेशन से पढ़ के ये डिराइव हुआ है। दूसरी चीज़ क्या लिखी है, फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट, नाउ लेट मी give a brief idea about this, because if I start upon explaining each and every concept in detail, then we'll miss on that offer proposal part and the acceptance part too. So I'll be just giving a brief idea about this. I'll not be going into detail because this topic is will be again covered by me when we'll be discussing these elements in detail. Okay, so free consent में basically ये बोलते हैं जब दो पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, दोनों का कंसेंसस होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों का कंसेंसस ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों में कोई भी किसी चीज़ का भी फोर्स, किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कंसेंट फ्री होना चाहिए। जैसे पार्टी ए है, एग्जाम्पल है पार्टी ए और एक है पार्टी बी, ठीक है।
पार्टी ए ने कहा कि आई विल सेल यू गुड्स ऑफ ₹10,000. ओके, पार्टी बी मान गई, इन्होंने ऑफर दिया कि मैं आपको 10,000 में गुड्स बेचने को तैयार हूँ, बाकी आप अपना बताइए. पार्टी बी ने कहा ठीक है, मुझे मार्केट में थोड़ा हैवी रेट पे मिल रहा है तो मैं आपसे ले लूँगी. पार्टी बी ने खरीद लिए गुड्स. एक्सेप्टेंस पहले तो अपनी दिए, एक्सेप्टेंस दिया, अग्रीमेंट बना. हमें सबसे पहले यही देखना है, अग्रीमेंट बना. अब पार्टी बी ने इनको कहा कि आई विल पे यू अमाउंट विद इन 5 days. ठीक है, अब यहाँ देखना, ऑफर 2 तरह के निकल के आ रहे हैं. ऑफर 1 तो ये था, अब ये इसकी तरफ से ऑफर जा रहा है, ऑफर 2. एंड इसमें लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ क्रिएट हो रहा है कि अब इन्होंने गुड्स बेचे, मतलब एक अग्रीमेंट किया कि हम गुड्स बेचेंगे. तो लीगल ऑब्लिगेशन इनका क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन इनका ये है गुड्स की डिलीवरी करना. फिर पार्टी बी इनको पेमेंट करेगा. तो पार्टी बी का लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, टू मेक द पेमेंट. Free consent means, now I'll go by the definition, 2 or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. दोनों का लीगल ऑब्लिगेशन हो गया कंफर्म, कॉन्ट्रैक्ट पक्का हुआ, डन. ठीक है, सेम सेंस में दोनों ने उस चीज़ पे, अग्रीमेंट पे हामी भरी, एक्सेप्टेंस दी अपनी, और लीगल ऑब्लिगेशन भी सफाइस हुआ. लेकिन अब इसमें हम ये समझने वाली बात है कि अगर ये कैसे समझा जाए कि फ्री कंसेंट है भी कि नहीं है. देखिए, अगर कंसेंट में कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो रहा है, एक तरह से पार्टी ए डोमिनेट कर रही है बी को, फोर्स दे रही है कि खरीदो मेरे गुड्स, या पार्टी बी फोर्स दे रही है कि मैं तो पेमेंट अभी करूँगा ही नहीं, और बार बार एक तरह से डिले कर रही है, कोई भी चीज़ में अपना प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही है, या पार्टी बी कह रही है कि अगर मुझे गुड्स नहीं मिले तो आई विल शूट यू या आई विल किल यू. इसमें कोएर्शियन वाला एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है. कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होता है, कोएर्शियन. कोएर्शियन वर्ड एक लॉ का है. कोएर्शियन बोल सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड. अगर फ्रॉड यूज़ हो रहा है, पार्टी ए सोच रही है कि हम पार्टी बी के साथ अग्रीमेंट तो कर लें, पार्टी बी एक बार मुझे पेमेंट कर दे, मैं गुड्स नहीं भेजने वाला हूँ उसको, मैं अपना फ़ोन नंबर चेंज करके बैठ जाऊँगा. दैट इज़ फ्रॉड. मिसरिप्रेजेंटेशन. अब इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी कि पार्टी ए ने गुड्स डिलीवर तो करे, लेकिन उसमें 80-85% गुड्स डिफेक्टिव थे. पार्टी बी ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, और पार्टी ए जो है मानने को तैयार नहीं है, कह रहा नहीं मैंने तो सही गुड्स भेजे थे. तो अगर इन सब चीज़ों में क्या बोला जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड. जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि ए ने धमकी दी बी को कि अगर वो उसे 2,000 रुपये लेंड नहीं करेगा, उधार नहीं देगा, तो ए उसे शूट कर देगा. अब ये कोर्शियन है, एक तरह की थ्रेटनिंग वाली बातें जो है वो कोर्शियन में आ जाती हैं. ठीक है, थ्रेटनिंग वाला जो पार्ट है वो कोर्शियन में आ जाता है. ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन अगर पार्टी ए यहीं पे, जैसे अब मैं कहूँ कि पार्टी ए ने पार्टी बी को थ्रेटन किया, ठीक है, कि इफ यू विल नॉट लेंड मी आई विल शूट. नाउ दिस इज
full big example of coercion, and because this is full big example of coercion, this contract will be void. void मतलब जिसकी कोई एक्सेप्टेंस तो ये कर देगा, पार्टी बी तो अग्री कर देगा ना। जब पार्टी ए थ्रेटन करेगा बी को तो पार्टी बी उसको अग्री कर ही देगा, बिकॉज वो ऐसी थ्रेटनिंग बात कर रहा है कि आई विल शूट यू, तो पार्टी बी तो अग्री कर ही गया, अग्रीड, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए इसको बोल रहे हैं वॉइड हो जाएगा, एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा, समझे, एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये, पहली अग्रीमेंट, दूसरी फ्री कंसेंट, तीसरी है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। हम लोगों ने ये तो पढ़ा, अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट। थर्ड है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। अब कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मतलब क्या दोनों पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ तो लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज इज समथिंग डिफरेंट, मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, मेरे ख्याल से ये कुछ हमारे मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे होना चाहिए था कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, बट यहाँ कॉम्पिटेंसी वर्ड यूज हो गया है। तो एज पर द मॉड्यूल जो हमारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कॉम्पिटेंसी, बट ये होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, बिकॉज आगे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी, आप एक बार मॉड्यूल देखेंगे भी इंस्टीट्यूट का, तो उसमें कॉम्पिटेंसी की जगह कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज लिखा है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, is of sound mind and is not otherwise disqualified from contracting by any law। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे हेडिंग दे दी है ऊपर से कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की बुलेट पॉइंट्स में, लेकिन जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कैपेसिटी लिखा है, दोनों वर्ड्स का लेकिन साइमल्टेनियसली यूज हुआ है, तो एज सच कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में सेक्शन 11 क्या बोलता है कि 3 मेजर पॉइंट्स कवर होने चाहिए। क्या? जो दोनों पार्टीज जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है ना, लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है एक, तो सबसे पहले तो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इज ऑफ साउंड माइंड। अब मेजॉरिटी एज क्या बोली जाएगी? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन की जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स या उसके अबव होनी चाहिए। साउंड माइंड, अब साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ कि वो सेंसेस में होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो। कोई इडियोटिक या फिर कोई ड्रंकन पर्सन होगा तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाएगा। साउंड माइंड में मतलब उस टाइम पे वो सेंसेस में होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा हो, ठीक है। तो शुड बी इन सेंसेस। एंड तीसरी चीज, नॉट otherwise disqualified from contracting by any law
टू विच ही सब्जेक्ट। इसका मतलब ये, अब नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड क्यों कह रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो नोट्स बनाने के पर्पज से मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसका मतलब ये है कि वो कोई जो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो ना तो क्रिमिनल हो, या फिर ऐसे भी एनिमीज सॉर्ट ऑफ होते हैं, जैसे कोई ऐसी कंट्री है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, या जहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे वो जैसे उसने कोई ऐसा क्राइम ना किया हो, कन्विक्टेड ना हो वो, तो ये सब जो पर्सन्स होते हैं वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे जो लॉ में लिखी हुई है, सेक्शन में जो ये चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि एलियन एनिमीज़ हो गए, या फॉरेन सोवरन, या फिर कॉन्विक्ट्स हो गए, ये डिस्क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, अब इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। एलियन एनिमीज या फिर फॉरेन सोवरेंस या फिर कन्विक्ट्स। अब नेक्स्ट जो इसमें एक आती है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट, वो तो अलग पॉइंट में आ जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन अगर हम समझें अच्छे से तो कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट होगा अग्रीमेंट का, वो दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। जैसे अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है, लेकिन वो ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व हो, या दोनों पार्टीज में से किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, या वो सोसाइटी के लिए इमोरल हो, अनएथिकल हो, तो वो फिर लॉफुल में नहीं आएगा। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ए और बी हैं जैसे पार्टीज, और ए ने सोचा कि बी ने जैसे रॉबरी करी है, तो अब ए सोच रहा है कि हमने जो एलिगेशंस लगाए थे बी के अगेंस्ट में, और उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वो अब हम ड्रॉप कर दें और वो सब अब छोड़ दें। मतलब जो मैंने जितनी भी इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स और जो भी फॉर्मेलिटी शुरू होती हैं सूट फाइल करने के बाद, और जैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया होगा, वो सब हम छोड़ दें, वो ड्रॉप कर दें। और बी ने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको जो भी मैंने सामान चुराया था वो मैं वापस कर दूंगा आपको। तो ये वॉइड है, ये अनलॉफुल है। ये हम कैसे मान लें कि बी वापस कर देगा? ये ओरल जो भी कॉन्वर्जेशन है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इनवैलिड है। तो लॉफुल कंसिडरेशन के दो पार्ट्स हैं कि कंसिडरेशन एज वेल एज ऑब्जेक्ट, दोनों ही लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी void, otherwise contract will be void। और इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें लीगल ऑब्जेक्ट का, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। लीगल ऑब्जेक्ट क्या बोलता है?